हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के नीट के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 37 ईयर्स के 1988 से 2024 तक जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो पिछले पार्ट के अंदर हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी ये पार्ट के अंदर हम बाकी के 44 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टोटल 84 क्वेश्चन अभी तक यहाँ से पूछे गए हैं। तो जैसे कि अपना चैनल न्यू है तो मेरे बारे में आपको पता नहीं होगा। तो आई एम शांतनु कोल्ले, एडवांस बायोलॉजी एक्सपर्ट, और मैंने मोर देन 5000 प्लस स्टूडेंट्स को गाइड किया है इन नीट एज वेल एज नेशनल लेवल बायोलॉजी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, जैसे कि आईआईटी, आईसर, एनआईटी, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी मिल चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को विद इन ऑल इंडिया रैंक 100 भी मिल चुकी है। और इसके अंदर मेरा बहुत अच्छा एक्सपर्टीज है, और अराउंड 32 बायोलॉजी सब्जेक्ट्स आई टीच एट और अबव एमएससी लेवल। तो एडवांस्ड बायोलॉजी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसका नाम है फेस द टेस्ट लाइफ साइंस। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करिए आज के लेक्चर से। तो इसमें दिया हुआ है कि विच पार्ट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर रेजिंग वायरस फ्री प्लांट्स फॉर माइक्रो प्रोपगेशन। तो ये हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर आपका वायरस इन्फेक्ट करता है प्लांट को, तो आपके इंटायर प्लांट बॉडी में आपका वायरस जो है ये इन्फेक्ट करेगा एक्सेप्ट योर अपाइकल मेरिस्टेम एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम। तो ये जो पार्ट्स होते हैं दे आर डिवाइड ऑफ योर वायरस। तो ये वायरस फ्री पार्ट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये अपाइकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम जो है उसको आइसोलेट करते हैं, या फिर उसका हम एक्सप्लांट लेंगे, और ये एक्सप्लांट जो है न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर प्लेस करेंगे, और फिर यहाँ से हम प्लांट टिश्यू कल्चर से एंटायर वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेरिस्टेम। ठीक है, तो इसमें बार्क का यूज नहीं करेंगे, ना ही आप वास्कुलर टिश्यू का यूज करोगे, ना ही नोड का यूज करोगे। फिर एक दिया है आपका सोमैक्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय। तो फर्स्ट दिया है प्लांट ब्रीडिंग, दूसरा दिया है एयर रेडिएशन, तीसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और फोर्थ है टिश्यू कल्चर। तो सोमैक्लोन्स तो नाम से ही पता चल रहा है आपको। तो बाय द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपगेशन, आप जो प्लांटलेट बनाते हो लैब के अंदर वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो गया टू देयर पेरेंट प्लांट। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी दिखाया गया है। अगर आप एनसीईआरटी के अंदर पढ़ोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि माइक्रो प्रोपगेशन से जो भी आप प्लांट बनाओगे तो वो प्लांट जो है आपके जेनेटिकली आइडेंटिकल हो गए टू देयर ओरिजिनल प्लांट, दैट इज देयर सोमैक्लोन्स। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो इसमें प्लांट ब्रीडिंग नहीं होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं होगा, और इरेडिएशन नहीं होगा। सुनिए, तो इस कंडीशन में आपको जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होंगे वो आप फोकस कर सकते हैं। तो इससे आपका जो प्रॉब्लम होगा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस कंडीशन में स्मार्टली आपको जो है एनालाइज करना होगा चीजों को। जो जो हाईली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, वो आप ट्राई कर सकते हैं उसको सॉल्व करना, और उसको एनालाइज करके ऐसे वक्त में आपको स्मार्ट रहना है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी हम 43rd क्वेश्चन की बात करेंगे। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर द बेस्ट मेथड इज। तो इसमें बेस्ट मेथड क्या होगा? मेरिस्टेम कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर इसमें आंसर नहीं होगा, ना ही एंथर कल्चर होगा, ना ही एम्ब्रियो रेस्क्यू होगा। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक और बार क्या पूछा गया है? द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड। ये तो अगेन बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए इसका आंसर? फर्स्ट में दिया है प्लांटलेट कल्चर, ये तो नहीं होगा। दूसरा दिया है ऑर्गन कल्चर, ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया है माइक्रो प्रोपगेशन, और फोर्थ दिया है मैक्रो प्रोपगेशन। तो मैक्रो प्रोपगेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। आपका यहाँ पे आंसर होगा माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सी इसका आंसर होगा। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें हालांकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ। सेल्यूलर टोटिपोटेंसिस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। फर्स्ट में दिया है ओनली जिम्नोस्पर्म सेल्स, दूसरे में दिया है ऑल प्लांट सेल्स,
तीसरे में दिया है ऑल यूकैरियोटिक सेल, और फोर्थ में दिया है आपका ओनली बैक्टीरियल सेल्स। तो इस कंडीशन में हम टोटीपोटेंसी जो है प्लांट के अंदर ही पढ़ते हैं। जो आपका मेरिस्टेम होता है, जो मेरिस्टेम के सेल्स होते हैं, वो दे कैन डिवाइड इनडेफिनाइटली और दे कैन गिव राइज टू एंटर प्लांट। उसी की वजह से हम प्लांट टिश्यू कल्चर के मदद से जो एक्सप्लांट या जो आप सैंपल लेते हैं उससे आप एंटायर प्लांटलेट बना सकते हैं लैब के अंदर। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये ऑल प्लांट सेल का, ऐसा नहीं कि ओनली जिम्नोस्पर्म के अंदर है तो एंजियोस्पर्म के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। यूकैरियोटिक सेल जो है ये टोटीपोटेंसी की कैटेगरी। आप इसमें देखो, इसमें होता यह है, यूकैरियोटिक के सेल्स में मल्टीपोटेंसी भी देखने को मिलेगा, प्लूरीपोटेंसी भी देखने को मिलेगा, टोटीपोटेंसी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ टोटीपोटेंसी की बात कर रही है। ठीक है, तो ओनली टोटीपोटेंट नहीं होगा आपका यूकैरियोटिक सेल, ये मल्टीपोटेंट भी हो सकते हैं, आपका टोटीपोटेंट भी हो सकते हैं, प्लूरीपोटेंट भी हो सकते हैं। इससे सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ये पढ़ते हैं कि आपका जो इनर सेल मास है आईसीएम, वो प्लूरीपोटेंट होता है, और आपका जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वो आपका टोटीपोटेंट होता है। तो ये भी आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल सेल तो आपका बाइनरी फिजन से 1 का डबल, 2 का 4, 4 का 8, तो ये इसको हम टोटीपोटेंसी नहीं बोलेंगे। 46 क्वेश्चन है, इन टिश्यू कल्चर मीडियम द एम्ब्रियोइड्स फॉर्म्ड फ्रॉम पोलन ग्रेन इज ड्यू टू। अगेन ये वही चीज है, ये किसकी वजह से आपका एम्ब्रियोइड्स बन रहा है ये पूछ रहा है ये। ऑर्गेनोजेनेसिस आपको लग सकता है, लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस यहाँ पे गलत हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब कल्चर भी गलत हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है सेल्यूलर टोटीपोटेंसी। हालांकि ये क्वेश्चन जो है उतने अच्छी तरीके से फ्रेम नहीं किया गया है और ये बहुत पहले पूछा गया है। हो सकता है कि तब के टाइम पे जो एनसीईआरटी का बुक होगा उसमें एज इट इज ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट दे रखा होगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ये वापस पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन में क्वालिटी ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, और ये सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस आपको ध्यान रख लेना है कि इसमें डिफरेंस क्या है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में होता यह है कि आपका जो सोमेटिक सेल होता है प्लांट बॉडी का, विच इज योर डिप्लॉयड सेल, तो सोमेटिक सेल से हम क्या करते हैं, एंटायर एम्ब्रियो बनाते हैं, सॉरी एंटायर प्लांट हम यहाँ से जनरेट करते हैं। इसको हम बोलेंगे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। वेरएज जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में होता ही है कि देयर विल बी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उससे आपका डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा और फिर आपका एंटायर प्लांट बनेगा। तो ये दो डिफरेंस आपको समझने इसके अंदर। ठीक है, फिर इसमें दिया है कोकोनट मिल्क इज यूज्ड इन टिश्यू कल्चर इन विच प्रेजेंट। तो कोकोनट मिल्क का अगर आपने फाइटो हार्मोन भी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कोकोनट मिल्क इज रिच इन साइटोकाइनिन, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपने फाइटो हार्मोन के अंदर भी ये चीज पढ़ी होगी। फिर एक क्वेश्चन जो है इसमें साइंटिस्ट के नाम पूछे गए हैं। सेल्यूलर टोटीपोटेंसी वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, मेरे हिसाब से वापस से आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे साइंटिस्ट आपके सिलेबस के अंदर हैं। टोटीपोटेंसी मेरे हिसाब से नहीं दिया है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन आप यहाँ पे एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि श्वान ने आपका सेल थ्योरी दिया था, तो ये तो टोटीपोटेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर लेवेनहुक ने क्या किया था, आपका लिविंग सेल, फर्स्ट टाइम उसने लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था अंडर माइक्रोस्कोप। तो उन्हें बहुत उनका हॉबी था ये कि रेन वाटर से जो सैंपल है वो लेके उनके खुद के डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर वो देखते थे, पर्टिकुलरली लिविंग सेल। फिर उन्होंने देखा था इन 1674 बाय एंटोन वन लीवनहुक एंड ऑब्जर्व्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अल्गी, स्पाइरोगैरा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था सेल को इन 1665, लेकिन इन्होंने डेड सेल्स ऑब्जर्व किए थे फ्रॉम कॉर्क इन माइक्रोस्कोप या अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसमें हम आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने पहले ऑब्जर्व क्या किया था, लिविंग सेल, इन्होंने ऑब्जर्व किया था डेड सेल। श्वान ने तो आपका दिया था सेल थ्योरी। तो फिर बचा आपके पास सिर्फ एक, स्टीवर्ड। तो स्टीवर्ड ने क्या दिया था, सेल्यूलर टोटीपोटेंसी वाला कंसेप्ट दिया था। तो ये वापस से इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये सारे साइंटिस्ट जो है, इसमें से 3 साइंटिस्ट जो है ये आप ऑलरेडी पढ़ते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में। भले ही ये साइंटिस्ट का नाम दिया ना हो एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन ये 3 साइंटिस्ट का नाम दिया है, तो आप एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
ये वाला जो क्वेश्चन है अगेन ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें 37 ईयर के पीवाईक्यू डिस्कस करें तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। विच वंस प्रोड्यूस एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स इन एंथर कल्चर। तो हैप्लॉइड प्लांट बनाना है आपको। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको हैप्लॉइड प्लांट बनाना है तो अगर मेरा एक्स प्लांट या जो मटेरियल मैं प्लांट टिश्यू कल्चर से उसको ग्रो करा होगा इनटू एंटायर प्लांट, वो भी कैसा होना चाहिए, हैप्लॉइड इन नेचर। एंथर वॉल जो है इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। तो यहाँ से जितने भी प्लांट्स बनेंगे आपके बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर, वो सारे डिप्लॉयड होंगे। यहाँ से भी ये भी डिप्लॉयड होता है, ये भी डिप्लॉयड होता है। तो यहाँ से सारे प्लांट्स आपके डिप्लॉयड नेचर के होंगे, लेकिन आपको हैप्लॉयड प्लॉयड ही चाहिए। तो यंग पोलन ग्रेन जो है ये हैप्लॉयड होता है। तो अगर मैं ये यंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराऊं तो इससे जो एंड रिजल्ट मिलेगा आपको, जो प्लांट मिलेगा वो भी हैप्लॉयड होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। अगेन इसके बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले का क्वेश्चन है और अभी ये आपके सिलेबस से हट चुका है। इसमें सिर्फ मैं एक ये बता रहा हूँ आपको कि इसमें ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये वापस से नहीं पूछाएगा। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, इसको स्टार मार्क भी नहीं मारेंगे हम, ये गलती से स्टार मार्क मार दिया मैं। तो इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो, वरना मैंने लॉजिक आपको समझा दिया कि वो हो सकता है कि अभी कुछ ऐसे करके आपको पूछ ले। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद ये रखना है कि अगर मेरा एक्सप्लांट, मतलब ये जो एक्सप्लांट में यूज करता हूँ ग्रो करने के लिए इन टिश्यू कल्चर या फिर इन न्यूट्रिएंट मीडियम, तो सिर्फ कंसेप्ट इतना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ने पूछा आपको कि मुझे हैप्लॉइड प्लांट बनाना है तो जो एक्सप्लांट होना चाहिए वो भी हैप्लॉइड होना चाहिए। अगर मैं डिप्लॉइड एक्सप्लांट लूं तो उसका एंड रिजल्ट होगा डिप्लॉइड प्लांट। बस इतना आपको कंसेप्ट याद रखना है। ये डायग्राम में आपको बाकी क्या कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पे फोकस आप कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी का वो ये स्टेप्स आपको नहीं पूछे। इजी सा मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं। सबसे इजी वाला कौन सा है यहाँ पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ योर डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। उसका क्या होगा, माइग्रेशन होगा। तो डी का 1 होना चाहिए, डी का 1 होना चाहिए। और क्या है, इलाइसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है एड्स के लिए, तो ये भी सही है। तो सी का 2 होना चाहिए। तो आंसर ही मिल गया आपको। जीन थेरेपी से आप कोई भी एक डिजीज है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डायबिटीज की भी अगर बात करोगे आप, तो इंसुलिन अगर ठीक से नहीं बन रहा है तो आपने अगर ऐसा टाइप का चेंज लाया कि जो डिफेक्टिव जीन है उसको निकाल के आपने वहां पे इंसुलिन बनाने वाले जीन को डाल दिया, तो आपका जो पेशेंट होगा वो इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देगा, आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि आप जीन को मैनिपुलेट कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा भी दिक्कत आया तो सीधा कैंसर हो सकता है या फिर कोई भी दूसरी बीमारी हो सकती है। और ये करने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, ये आज भी पॉसिबल है, लेकिन इसको करोड़ों रुपए लगते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज ठीक किया जा सकता है लेकिन उसको करोड़ों रुपए लगेंगे और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ही ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ए का 4 होगा। और आरएनए इंटरफेरेंस ये हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था इसको, कि ये सेल्यूलर डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ से हम अपना नेमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स भी बनाते हैं बाय योर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। तो ये भी हमने देखा है। ठीक है, तो सारे हमने देख लिए। तो आंसर क्या है आपका, सी। फिर दिया है सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन। इसमें दिया है मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। मैच्योर में तो ठीक है, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन विच कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल। और पॉलीपेप्टाइड चेन्स ए एंड बी आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। तो सबसे इजी कौन सा, एलिमिनेट करना। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए और बी पेप्टाइड के बीच में आपको ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस देखने को मिल रहा है इस तरीके से। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हो ही नहीं सकता। सी में दिया है सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि जब प्रो इंसुलिन की अगर हम बात करें तो प्रो इंसुलिन में ए चेन भी होगा, बी चेन भी होगा और सी भी होगा।
लेकिन जब ये प्रो इंसुलिन का हम मैच्योरेशन करते हैं इनटू मैच्योर इंसुलिन, तो उस कंडीशन में मैच्योर इंसुलिन में ए और बी पेप्टाइड जो है दोनों को हम साथ साथ रखते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ योर डाइसल्फाइड लिंकेज। और मैच्योर इंसुलिन या आपका फुल्ली या फिर जो इंसुलिन है आपका, उसके अंदर आपका सी पेप्टाइड देखने को नहीं मिलता, वो अलग निकल जाता है। ठीक है, तो सी बी में दिया है कि इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एट प्रो हार्मोन विच कंटेन्स एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपका गड़बड़ है और इनकरेक्ट पूछा है। तो मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलेगा, सी वाला देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस तरीके से लिख लेना है नोट्स के अंदर, ताकि इसमें कंफ्यूजन ही ना हो। प्रो इंसुलिन इसको ठीक से लिख देते हैं। तो इसमें लिखना है आपको कि इसमें ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा पेप्टाइड। लेकिन जब इसको हम मैच्योर करते हैं और फाइनल इंसुलिन बनाते हैं फुल्ली फंक्शनल वाला, तो फिर इसमें सिर्फ ए एंड बी होगा। और ये ए एंड बी जो है ये डाइसल्फाइडली लिंक्ड होगा। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसको। अभी हम 52nd क्वेश्चन की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। यहाँ से आप कॉमन सेंस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि इसमें पीसीआर के अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपको डायरेक्टली दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। फॉर अर्ली डायग्नोसिस कन्वेंशनल मेथड जो होते हैं जैसे कि सीरम और यूरिन एनालिसिस, ये आप नहीं कर सकते। ये जब डिजीज हो जाएगा तभी आप ये टेस्ट कर पाओगे, रूटीन टेस्ट। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन अगर आपको करना है तो अर्ली डिटेक्शन के लिए आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, या फिर पीसीआर का यूज कर सकते हैं, जैसे आरटीपीसीआर का भी आप यूज कर सकते हैं। तो उससे वायरस का कोट प्रोटीन अगर मिलता है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वायरस ने इन्फेक्ट किया है। और इलाइसा से भी आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एड्स के लिए इलाइसा का आपको प्रेस्क्रिप्शन देते हैं डॉक्टर, और फिर ये टेस्ट से उनको पता चल जाता है कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं है, या आपके बॉडी के अंदर बन रहा है या नहीं है। तो वो सब कुछ हम डिस्कस यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ डज नॉट सर्व द पर्पस पूछा है, तो सीरम और यूरिन एनालिसिस से हमको पता नहीं चलेगा कि अर्ली डायग्नोसिस आप यहाँ से नहीं कर पाओगे। बाकी के ये सारे जो है टेक्निक्स यहाँ से आप अर्ली डायग्नोसिस कर पाओगे और अर्ली ट्रीटमेंट के लिए भी आप जा सकते हैं। ठीक है, in gene therapy of adenosine deaminase ADA deficiency, the patient required periodic infusion of genetically engineered lymphocyte because। तो इसमें ये बोल रहा है कि आपको बार बार आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट देने की जरूरत क्यों पड़ती है, सिर्फ मैं एक ही बार दे के इसको क्यों नहीं छोड़ सकता। क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन किया है, यहाँ पे है एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट लिए जाएंगे ब्लड से पेशेंट के, और फिर उसको कल्चर किया जाएगा आउटसाइड द बॉडी, मतलब लैब के अंदर। और फिर अ फंक्शनल एडीए, मतलब जो एंजाइम बनाने वाला है, तो वो एंजाइम बनाने वाला कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम लेंगे, यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर उसको हम डालेंगे ये लिम्फोसाइट के अंदर। ठीक है, रेट्रोवायरल वेक्टर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि ज्यादा डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये जो डीएनए है ये भी ज्यादा क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन लिम्फोसाइट जो है ये फाइनाइट सेल डिवीजन दिखा सकता है, अनलाइक योर कैंसर सेल। कैंसर सेल जो है वो अनलिमिटेड टाइम डिवाइड कर सकता है, लेकिन नॉर्मल सेल जो होते हैं बॉडी के वो अनलिमिटेड टाइम डिवाइड नहीं कर सकते। एक स्टेज ऐसे आते हैं कि अराउंड 30 to 50 डिवीजन जो है आपका सेनेसेंस स्टेज में आपका सेल चले जाता है, मतलब उसके आगे वो सेल साइकिल में नहीं जाता। तो फिर उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, अगर ये सेल्स फिर इमॉर्टल नहीं है जैसे कि कैंसर सेल्स होते हैं, तो आपके पेशेंट को बार बार ये टेक्निक करवानी पड़ती है कि जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट उसको बार बार इंजेक्ट करने पड़ते हैं। अगर ये इमॉर्टल सेल होते तो फिर आपका काम ही खत्म हो जाता है, मतलब वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये इमॉर्टल नहीं होते हैं, इसलिए बार बार पीरियडिकली आपको ये जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट क्या करना पड़ता है, इंजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या होगा,
जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल सेल। ए में दिया है रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इन दिस लिम्फोसाइट, इसलिए उसको बार बार इंजेक्ट करो, तो ये तो गलत बात है। बी में दिया है कि जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल एट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अगर आपने उसको इंजेक्ट कर दिया तो वो तो परमानेंट क्योर है, सोल्यूशन है या फिर परमानेंट क्योर है आपका। यहाँ पे बात चल रही है कि बार बार हम इंजेक्ट क्यों करते हैं, तो ये तो परमानेंट सोल्यूशन की बात चल रही है यहाँ पे। और सी में दिया है कि लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी, इसलिए उसको बार बार इंजेक्ट करना पड़ता है, तो ये भी गलत बात है। तो मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आपका? ऑप्शन डी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा स्टार मार्क कर लो और इसको वापस से आप पढ़ के जाओ। स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। ह्यूमन इंसुलिन हमने तो ऑलरेडी शॉर्टकट देख लिया कि मैंने आपको ये यहाँ पे लिखवा दिया। ये अगर आप इतना भी लिखोगे ना तो इसके ऊपर ही वो घूम फिरा के आपको क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहले तो पूछा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्टेज ऑफ सी पेप्टाइड। और इसमें ट्रिकी क्वेश्चन ये था इसमें कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात की है, जो आपके बॉडी के अंदर बनता है वो इंसुलिन की बात नहीं कर रहे हैं, जेनेटिकली इंजीनियर, ठीक है। तो ए वाली जो स्टेटमेंट है, हालांकि ए वाली स्टेटमेंट आपकी सही है कि उसमें ए बी और सी तीनों पेप्टाइड होते हैं, लेकिन ये जेनेटिकली इंजीनियर नहीं है। जेनेटिकली इंजीनियर मतलब वो कि इकोलाई के अंदर आपने जो बनाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, कि पहले मैं सेपरेटली ए पेप्टाइड बनाता हूँ, फिर सेपरेटली बी पेप्टाइड बनाऊंगा और दोनों पेप्टाइड को मैं क्या करता हूँ, डाइसल्फाइडली लिंक कर देता हूँ। वो आपका होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इन बैक्टीरिया। और वो एली लिली लैब्स ने वही इंसुलिन बनाया था और अभी उसको मार्केट में जब लाते हैं तो कमर्शियली उसको ह्यूमिलिन नाम से बेचा जाता है, या फिर ह्यूमिलिन वो प्रोडक्ट है। इसके अंदर बी में दिया है कि ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन को हमने सेपरेटली बनाया इकोलाई के अंदर, उसको एक्सट्रैक्ट किया और ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हमने क्या किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक किया। ये बात तो सही जा रही है अबाउट योर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, तो बी तो होना ही चाहिए, बी तो होना ही चाहिए और ए नहीं हो सकता, तो आंसर ही मिल गया आपको। सी में दिया है इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग। हालांकि ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी किया ये क्वेश्चन, तो अगर आपने जल्दी जल्दी में किया होगा तो ये गलत हो गया होगा आपसे। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन, तो ये भी सही है, स्टेटमेंट के हिसाब से ये भी सही है, लेकिन ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड वाली चीज नहीं है, क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर के अंदर आप ऑलरेडी ए को सेपरेटली बनाते हो, बी को सेपरेटली बनाते हो और दोनों को जोड़ देते हो, ठीक है। तो उसके लिए तो कैटल और पिग से लाने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको उसको मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है। और ई में दिया है कि सम पेशेंट्स डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन। तो नॉर्मल इंसुलिन के लिए अगर हम बात करते तो ए सी डी ई ये स्टेटमेंट सही होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ जेनेटिकली इंजीनियर की हम बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ओनली आपका बी सही होगा। ये भी बहुत ही स्मार्टली पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको भी मैं स्टार मार्क मार रहा हूं, ठीक है। और ये भी आप बाद में पढ़ सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है। When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease, it is known as। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जो भी चीज आप करोगे इन ऑर्डर टू ट्रीट डिजीज, तो उसमें तो ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, जीन थेरेपी आप यहाँ पे आंसर को मार्क करोगे। सेफ्टी टेस्टिंग, अगर मैं वैक्सीन की बात करता तो वहां पे सेफ्टी टेस्टिंग आता, क्लिनिकल ट्रायल्स ये सब। बायोपायरेसी विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ कंपनी, अगर आप कोई बायो रिसोर्स को यूज करते तो वो बायो पायरेसी के कैटेगरी के अंदर आएगा। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जैसे इलाइसा ये सब की अगर हम बात करते तो इसके अंदर आता, लेकिन यहाँ पे बोला है जीन एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही चीज हो गई है कि आपने क्या किया, डिफेक्टिव जीन को निकाल दिया। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो अगर उसके पास करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, वो अगर जीन थेरेपी से उसको ठीक करना चाहता है तो हमको वो डिफेक्टिव इंसुलिन का जीन जो है वो निकालना पड़ेगा और उसके जगह पे आपको करेक्ट इंसुलिन का जीन जो है नॉर्मल वाला वो डालना पड़ेगा, ताकि वो आदमी जो है वो क्या करेगा, वो अभी इंसुलिन बना पाएगा और उनका डायबिटीज जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये बोला कि ये इतना इजी नहीं है जो आप इसमें पढ़ते हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्टडीज आपको करनी पड़ेगी। उसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो सीधा क्या होगा, कैंसर होगा।
या फिर कोई दूसरी भयानक आपको बीमारी हो सकती है, और इसमें जो पैसे हैं वो करोड़ के अंदर खर्च किए जाएंगे। ठीक है। हाँ, माइंड मैटर्स आप पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्या है तो वो आप बता सकते हैं। 56th क्वेश्चन क्या है? नाउ अडेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलाउिंग रेडियो एक्टिव प्रोब टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय इट्स डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी बिकॉज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोन के बारे में पता होना चाहिए। प्रोन एक ऐसा रोल ऑफ प्रोब क्या है कि इट इज यूज टू बाइंड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन द जीनोम। सबसे पहले हम प्रोब को क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट डाई से लेबल करेंगे ताकि जब ये बाइंड करेगा और जब हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जब लाइट देते हैं उसको, तो आपको फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगा जहां पर भी वो बाउंड है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका अगर नॉर्मल जीन है, मान के चलो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में दिखा दो, और नॉर्मल कंडीशन में जो डीएनए का सीक्वेंस है मान के चलो ATCG है, तो इसका प्रोब जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमको लाना पड़ेगा, तो TAGC ये इसका प्रोब का सीक्वेंस होगा। तो TAGC वाला जो प्रोब है आपका, ये सिर्फ वहां पे बाइंड करेगा जहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ATCG। अगर मान के चलो ये जीन में अगर म्यूटेशन होता है, ठीक है, ये जीन में अगर म्यूटेशन हुआ, मान के चलो T के जगह पे आपका A आ गया है गलती से, ये म्यूटेशन की वजह से, और बाकी का मेरा नॉर्मल है, तो मुझे बताओ कि ये प्रोब अभी बाइंड करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि प्रोब जो है वो उसका सीक्वेंस है TAGC, तो ये प्रोब अभी कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर ये बाइंड नहीं करेगा तो देयर विल बी नो फ्लोरोसेंट सिग्नल। इसका मतलब ये है कि जब आपका जीन नॉर्मल है तो प्रोब बाइंड करेगा और सिग्नल मिलेगा। अगर म्यूटेशन हो जाए या कैंसर हो जाए तो वहां पे जो प्रोब है आपका वो बाइंड नहीं करेगा और ना ही आपको वहां पे सिग्नल देखने को मिलेगा। वही चीज ये एनसीईआरटी के लाइंस में दी गई है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो अभी आपका कंफ्यूजन ही खत्म हो गया होगा। यहाँ पे दिया है कि आपका जो प्रोब है, पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रोब डीएनए का भी हो सकता है और आरएनए का भी हो सकता है। इसको हम टैग करेंगे विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, या फिर इसको आप फ्लोरोसेंट डाई से भी लेबल कर सकते हैं, और फिर उसको हम छोड़ देंगे टू हाइब्रिडाइज विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स, और फिर उसको हम डिटेक्ट करेंगे बाय यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। अगर कोई जीन म्यूटेटेड हुआ तो वो म्यूटेटेड जीन के अगेंस्ट आपका प्रोब बाइंड नहीं करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया। और अगर ये बाइंड नहीं किया तो ऑटो रेडियोग्राफी करने से भी आपको वहां पे कोई भी तरीके का सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ए ऑप्शन में दिया है कि द म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंटेरिटी विथ इट। तो इसमें ये नहीं होगा। अगर म्यूटेटेड जीन होगा तो प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटरिटी विथ इट। ठीक है। म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयर, पार्शियली जैसे कोई चीज नहीं होगी, या तो बाइंड करेगा या तो बाइंड नहीं करेगा। म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर्स ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बात किया कि म्यूटेटेड केस में आपका प्रूफ जो है वो बाइंड करेगा ही नहीं आपके जीन के साथ, या फिर जहाँ पे इसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस है वहाँ पे ये बाइंड नहीं करेगा। तो ये बात सही है डी में कि म्यूटेटेड जीन जो है डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, क्योंकि आपका प्रूफ वहाँ पे अभी कॉम्प्लीमेंट्री टी नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी। For effective treatment of the disease, early diagnosis and understanding of its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic techniques is very useful for early detection? ठीक है, अर्ली डिटेक्शन की बात करें तो इलाइसा टेक्निक। ठीक है, तो ये एड्स के लिए भी ये टेक्निक जो है गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक मानी जाती है इसको। तो सदर्न ब्लॉटिंग से ये नहीं होगा, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग नहीं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं। पैथोफिजियोलॉजी जो है आप ये टेक्निक से पता नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी के लिए आपको इलाइसा टेक्निक के साथ जाना होगा। ये देखो यहाँ पे भी दिया है,
फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वेंशनल टेक्निक से आप नहीं कर पाओगे, वेर एज जो इलाइसा, मतलब आपको ऑप्शन में ये सारी टेक्निक्स ढूंढने थे सिर्फ आपको, पीसीआर, आरडीएनए टेक्नोलॉजी और एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, लेकिन यहाँ पे वो चारों में से सिर्फ एक मिला मुझे, इलाइसा टेक्निक, इसलिए मैंने इसको मार्क किया। ठीक है, विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन, और दिया है चूज द करेक्ट आंसर। तो मैच्योर इंसुलिन के अंदर हमको पता है कि ओनली ए एंड बी पेप्टाइड आर प्रेजेंट, सी वाला जो है प्रेजेंट नहीं होता। इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड। आरडीएनए टेक्नोलॉजी मतलब जो इकोलाई के अंदर आपने बनाए हैं, इकोलाई के अंदर जो बनाते हैं आप, तो ए चेन सेपरेटली में सिंथेसाइज करता हूँ, बी पेप्टाइड में अलग से बनाता हूँ, और दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड डालता हूँ, तो उसमें सी पेप्टाइड मेरा नहीं होता। प्रो इंसुलिन जो आप नॉर्मल वाला पढ़ते हैं तो उसमें ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड तीनों होता है। ठीक है, तो ये तो सही है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज, ये भी सही है। तो सी और डी, अच्छा तो ये भी सही है, ए वाला भी सही है आपका, क्योंकि सी पेप्टाइड जो है मैच्योर के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली ए एंड बी होगा, और ये भी आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी। ठीक है, वहां पे भी मैंने आपको लिखवाया कि प्रो इंसुलिन में ध्यान रखना है कि ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। ये प्रो इंसुलिन को जब हम मैच्योर बनाएंगे इनटू इंसुलिन, तो उसमें सिर्फ ए एंड बी पेप्टाइड होगा, विच विल बी लिंक टुगेदर बाय योर डाइसल्फाइड बॉन्ड, और सी पेप्टाइड जो है अलग निकल जाएगा, तो आपका जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें सी पेप्टाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है एडेनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है कि एडेनोसिन डीएमाइनेज जो है, दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। तो अगर आपको इम्यूनिटी मेंटेन रखना है तो ये एंजाइम को आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाता है तो आपको क्या होगा, डिसफंक्शन होगा इम्यून सिस्टम का, और अगर डिसफंक्शन हो जाता है इम्यून सिस्टम का तो छोटे छोटे प्रॉब्लम से भी आपको क्या हो सकता है, बीमारियां हो सकती है। आपने बाहर का खाना खाया तो तुरंत बीमार पड़ जाओगे, तो बहुत ही जल्दी आपके जो पैथोजन से वो अटैक करेंगे इम्यून सिस्टम के अंदर, ये होस्ट सेल्स के ऊपर वो अटैक करेंगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं। बीटी कॉटन सीधा लगा सकते हैं यहाँ पे, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, तो ए का 4 होना चाहिए, आंसर ही मिल गया आपको। और क्या कर सकते हैं आप, आरएनए इंटरफेरेंस, तो सेलुलर डिफेंस के लिए ये यूज किया जाता है। हमने ये इसके प्लांट के अंदर भी इसका इस्तेमाल देखा था हमने, कि नेमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर। और क्या है, एडेनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी, ये आप जीन थेरेपी से ठीक कर सकते हैं, और पीसीआर से आप डिटेक्ट कर सकते हैं एचआईवी इन्फेक्शन। पर्टिकुलरली इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा आरटीपीसीआर के लिए। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन। दूसरा दिया है प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपका नॉट करेक्ट वाला ये है। तो इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल वाला इंसुलिन, क्योंकि जो नॉर्मल प्रो इंसुलिन है उसको आप क्या करते हो, बाद में मैच्योर करते हो इनटू इंसुलिन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट इसलिए है क्योंकि प्रो इंसुलिन के पास एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड भी होता है, दैट इज कॉल्ड सी पेप्टाइड, तो इसमें तीनों पेप्टाइड होते हैं, ए बी सी। आपको नॉट करेक्ट वाला पूछा है, बी वाला तो करेक्ट है। सी में क्या दिया है, फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक टुगेदर बाय, अच्छा नॉट करेक्ट, ओके, हाँ तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। नॉट करेक्ट में क्या आएगा, यहाँ पे नॉट करेक्ट में आएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड दिया है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो ये ए वाला सही है, ए वाला आपका आंसर नहीं होगा। तो ये वही है, मुझे लगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, तो
फिर भी आपको याद रखना है कि ये प्रो इंसुलिन के फॉर्म में तो इसको बनाया जाएगा, लेकिन बाद में इसको फुल्ली फंक्शनल करने के लिए मुझे इसको इंसुलिन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, इसको मैच्योर फॉर्म में लाना होगा। Which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency? तो ये तो इजी है आपका, जीन थेरेपी। इसमें वो लिम्फोसाइट वाला जो पैराग्राफ है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है। तो यहाँ पे दे भी रखा है उन्होंने कि 1990 के अंदर फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विद एडेनोसिन डियामाइनेस डेफिशिएंसी। मेरे हिसाब से वो इस बार क्या करेंगे, आपको सीधा ईयर पूछ लेंगे कि फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन विच ईयर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको मार्क कर देना, मेरे हिसाब से ये इस बार इन डेप्थ जाएगी वो, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि वो अभी करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं आपको, मतलब वो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनाना चाहते हैं उसके, तो ये डायरेक्टली वो क्या कर सकते हैं, आपको 1 वर्ड मिस्टेक वाले आपको इस बार पूछ जाएंगे, क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ चुका है। तो ये जो नंबर से ये भी आपको ठीक से करके जाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हो कि 6-year-old गर्ल, 8-year-old गर्ल, तो नंबर्स भी आपको ध्यान से करके जाना। द 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, द 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है। हालांकि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है आपका ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, तो मेरे हिसाब से ये 2016 में इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, लेकिन हालांकि आप कोवेलेंट बॉन्ड इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड मेंशन किया हुआ है। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आपका क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड में तो बहुत सारे बॉन्ड आएंगे आपके, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी दे रखा है आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा ऑप्शन बी। और कोवेलेंट बॉन्ड तो आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी है, ठीक है। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये भी अगेन इजी है, इंसुलिन आपने बनाया है, वो भी इकोलाई के अंदर, और वो मार्केट के अंदर भी यूमिलिन नाम से बेचा जाता है, तो ये हम यूज कर सकते हैं इन ह्यूमन सेफली। तो ये बाकी के आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इकोलाई के अंदर चेन ए को हमने पहले बनाया, फिर चेन बी को बनाया, उसके बाद में दोनों चेन्स या फिर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको आइसोलेट किया, एक्सट्रैक्ट किया, और फिर दोनों के बीच में हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड डाल दिए, ताकि वो जैसे आपका नॉर्मल मैच्योर इंसुलिन देखने को मिलता है वैसे ही हमने इकोलाई के अंदर बनाया उसको। और फिर उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल चले होंगे कि वो सेफली हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं या नहीं ह्यूमन के अंदर। जैसे ही आपके क्लिनिकल ट्रायल पास हुए होंगे तो उसके बाद में वो मार्केट के अंदर रेडी हो गया बेचना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज यूज्ड टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी? अभी तक तो हमने रेट्रोवायरस की बात की थी, क्योंकि एनसीईआरटी में भी वो एडीए के अंदर आपको रेट्रोवायरस की बात की है, लेकिन यहाँ पे रेट्रोवायरस का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपको जाना होगा एडेनोवायरस के साथ। तो आपको एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा याद रख लेना है कि मान के चलो रेट्रोवायरस का ऑप्शन आपको अगर नहीं मिला तो उस कंडीशन में आपको एडेनोवायरस टिक करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा वो एडवांस भी पूछ सकते हैं एक स्टेप, क्योंकि अगर पहले पूछा है तो हो सकता है वापस से पूछा जाए। कॉस्मेट का हम यूज नहीं करते इसके अंदर, टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड जो ये प्लांट्स के अंदर हम डालते हैं। हम जीन थेरेपी की बात कर रहे हैं, मतलब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन के अंदर तो हम आपका डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस जो है वो यूज करते हैं, या फिर आप एडेनोवायरस को भी यूज कर सकते हैं। आपको उसको डिसआर्म करना पड़ेगा। डिसआर्म का मतलब यह है कि जो इन्फेक्शन कॉजिंग जीन्स जो होते हैं वायरस के, उसको हमको निकाल देना पड़ता है, और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आप डालना चाहते हैं या फिर जो करेक्ट जीन आप डालना चाहते हैं, जिससे आप जीन थेरेपी से डिफेक्टिव जीन को आप रिप्लेस करके करेक्ट जीन को आप पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिसआर्म वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने ये एडेनोवायरस के अंदर अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट या पर्टिकुलर जीन अगर आप डालते हो और ये वैसे का वैसा अगर आप सेल के अंदर इंजेक्ट करते हो, तो ये वायरस क्या करेगा, अपना पैथोजेनिसिटी दिखाएगा और आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हम इसको सिर्फ वेक्टर की तौर पे यूज करते हैं, लेकिन जो इन्फेक्शन कॉजिंग जो जीन्स हो गए, जो पैथोजेनिसिटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसको हम निकाल देते हैं, और फिर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए जो है उसके अंदर डालते हैं और फिर वो इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग, अगेन इजी है, डायरेक्ट आंसर इसका
एडिनोसिन डियामाइनेस डेफिशिएंसी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ये आपका ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके अंदर अपने ही इम्यून सेल्स के खिलाफ जो है इम्यूनिटी डेवलप, ये जो सेल्स है अपने ही इम्यून सिस्टम के ऊपर क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उससे आपको ऑटो इम्यून डिजीज देखने को मिलेगा। तो चिकन पॉक्स नहीं होगा, डायबिटीज मेलिटस भी नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर। तो कमर्शियली प्रोड्यूस की बात चल रही है, तो भाई इंसुलिन होगा इसके अंदर आंसर। The genetic defect adenosine deaminase deficiency may be cured permanently by, कैसे आप इसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। तो परमानेंटली के लिए आपको ये दिया हुआ है लास्ट लाइन के अंदर। अगर आपको परमानेंटली इसका क्योर चाहिए तो आप क्या करोगे, बोन मैरो सेल से जीन आइसोलेट करोगे विच इज प्रोड्यूसिंग योर एडीए, और फिर इसको आप सेल्स के अंदर इंजेक्ट करोगे एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, तो ही ये परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। अगर आपने एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में इसको डाला नहीं तो फिर आपको पीरियोडिक इन्फ्यूजन लगेगा टू डील विद दिस कंडीशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको परमानेंट क्योर पूछा है, तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन तो आपका टेम्पररी सोल्यूशन होता है, तो आपको बार बार इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो ये परमानेंट क्योर नहीं है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी आपका परमानेंट क्योर नहीं है। ये जितने आपके बॉडी में एंजाइम का हाफ लाइफ होगा या फिर जितना आपके बॉडी में एंजाइम होगा, सिर्फ उतने देर तक ही आपका ये कंडीशन ठीक हो पाएगा। जैसे ही एंजाइम खत्म हो जाएगा या इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो अगेन ये प्रॉब्लम जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। ए में दिया है एडमिनिस्टरिंग एडिनोसिन डियामाइनेस एक्टिवेटर, तो इससे तो नहीं होगा। अगर आपका जीन ही डेफिशिएंट है तो आप एक्टिवेटर डाल के क्या करोगे उसको, ठीक है। तो बी में क्या है, इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ये बात सही है। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ, तो ई कोलाई के अंदर हमने ये चीज बनाई थी, तो आंसर इसका हो जाएगा ई कोलाई। ठीक है, तो ये भी आप बाद में रेफर कर सकते हैं। ELISA is used to detect viruses where the key reagent is, ये थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन है, आपको ये सिर्फ याद रख के जाना है। ये पहले के एनसीईआरटी में पूछा जाता था, तो अभी इसको याद रखना है आपको, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसको आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ आप एक एडिशनल क्वेश्चन याद रख के जा सकते हैं। अगर कंपटीशन बड़ी है और अगर ये पूछ लिया तो फिर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ELISA मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको कि इसको आप डेप्थ में ना पढ़े, क्योंकि ये आपको पूछा नहीं जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा आपका हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो ये इस पे फोकस नहीं करना है आपको। मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टुडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो यूजुअली ये वैक्सीन बनाने के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं, और सारे एनिमल टिश्यू कल्चर लैब्स के अंदर भी स्टडीज किए जाते हैं, और यूजुअली वैक्सीन के लिए ही इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे के अंदर है वो भी एनिमल सेल कल्चर से वैक्सीन ही बनाते हैं। द टर्म ह्यूम्यूलिन, तो नाम से पता चल रहा है इंसुलिन विच कैन बी यूज्ड इन ह्यूमन and which has been produced by recombinant DNA technology in bacteria like E. coli। तो ये ह्यूमन इंसुलिन के लिए यूज किया जाता है ये टर्म। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं ह्यूम और ह्यूम्यूलिन। ठीक है, ये भी बहुत पहले का क्वेश्चन है, अभी मेरे हिसाब से तो ये नहीं पूछाएगा। ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे से हम लास्ट 37 ईयर के PYQ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ये भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसके अंदर। तो हाइब्रिडोमा सेल्स आर, इसमें होता यह है कि जो माइलोमा सेल्स होते हैं, जो कि आपके कैंसरस सेल्स होते हैं, ये कैंसरस सेल्स के साथ जब मैं बी सेल्स को आइसोलेट करता हूं ये माउस से, और जब ये दोनों को फ्यूज करता हूं तो जो सेल्स मिलेंगे मुझे उसको मैं हाइब्रिडोमा सेल बोलता हूं। ठीक है, ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, ये आपके लेवल पे नहीं है। मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया आपको कि हाइब्रिडोमा सेल होता क्या है, सिर्फ इतना पढ़ना है आपको। ठीक है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी आपको अलग अलग मार्केट के अंदर जो बुक्स है उसमें ये एक्सप्लेन भी किया होगा, लेकिन वो आपके लेवल पे नहीं है और यहाँ से बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि हाइब्रिडोमा सेल्स आर दोज सेल्स विच आर हाइब्रिड सेल्स विच हैव बीन रिजल्टेड फ्रॉम माइलोमा सेल्स। ठीक है,
नर्वस सेल्स ऑफ फ्रॉग को हम ये नहीं बोलते। प्रोडक्ट ऑफ स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया नहीं होगा। ओनली सेल्स हैविंग ऑन्कोजीन भी नहीं होगा। ये हाइब्रिड सेल है, इसलिए तो इसका नाम हाइब्रिड डोमा है। तो ये कॉमन सेंस से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, ये तो एम्फाइसेमा के लिए है, तो ए का 3 होना चाहिए। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हम किसके लिए कर रहे हैं? एडीए डेफिशिएंसी के लिए, तो डी का 2 होगा, डी का 2 बस। क्राइबन ए बी कॉर्न बोरर के लिए है, और आपका क्राइबन ए सी जो है किसके लिए है? कॉटन बोलवर्म के लिए। तो ये जो दो पर्टिकुलर है ये आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो जो भी आपको नेमोनिक लगता है आप वो बना के इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये वापस से पूछा जाएगा, क्योंकि ये देखो ये लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब वो अब ये चाहते हैं कि कंफ्यूजिंग वाले जरूर पूछेंगे बच्चों को, ताकि आपका जो कट ऑफ है वो कम हो। क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों को भी अबाउ 690 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे 690 के अबाउ भी ला रहे हैं। तो वो भी क्या करेंगे, थोड़ा सा एक लेवल जो है पेपर घुमाएंगे वो, और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगी कि जो बहुत पास पास है ऑप्शंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उन्होंने डेमो दिखाना स्टार्ट कर दिया है लास्ट ईयर से। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज ऑफ, तो ये सबसे ज्यादा स्टडी होती ही माइस के ऊपर है, तो माइस इसका आंसर होगा। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन मिस्टेक्स इन 2 ऑफ देम। ठीक है, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो बोल रहा है, रोजी प्रोड्यूस मिल्क विच वॉज ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन एनरिच, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे मिस्टेक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन के लिए तो भाई हम यूज करते ही नहीं, हम ये फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के लिए आपको जो वेक्टर है उसको कट करना पड़ता है, और जहां से आपको जीन लेना है वहां पे भी आपको कट करना पड़ता है। उसके लिए आप ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। आप आइसोलेशन के लिए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एंजाइम हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आइसोलेशन के लिए ये एंजाइम का यूज नहीं करते। तो ए और बी में ही आपको मिस्टेक मिल गई है। सी में दिया है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सही स्टेटमेंट है आपका, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही अगर आप मान के चलो, आप अगर इंसुलिन की बात करें जो आपने इकोलाई के अंदर बनाए हैं, तो वो बनाने के बाद क्या तुरंत मार्केट में आ जाएगा? तो तुरंत मार्केट में नहीं आता है। पहले हम उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव डाल सकते हैं, या फिर जो भी आपके फर्दर स्टेप्स है, फिल्ट्रेशन है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन है, वो हम करेंगे। फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल चलेंगे, उसके बाद में वो प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर आएगा। ये भी हम बात करते हैं, अगर हम मेडिसिन बना रहे हैं तो क्लिनिकल ट्रायल आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई चीज खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मीट टेंडराइजर, तो मीट टेंडराइजर में जो आपका पाउडर होता है वो पपाया का एक्सट्रैक्ट होता है, रॉ पपाया एक्सट्रैक्ट, जिसको हम पपेन बोलते हैं। तो पेपेन एंजाइम जो है आपका ये प्रोटीएस होता है। प्रोटीएस मतलब जो प्रोटीन को कट करे या क्लीव करे, तो उसके वजह से जो मीट है, मीट के पीसेस आपके सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके का अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्लिनिकल ट्रायल से पास करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेडिसिन बना रहे हो कोई, या कोई हार्मोन बना रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा। जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बनाया जाता है, तो उसके लिए भी आपको क्लिनिकल ट्रायल करने पड़ते हैं। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, और ये सबसे लास्ट वाली स्टेप होती है। डी में दिया है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स आर आल्सो यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। आपको गलत स्टेटमेंट पूछे हैं तो मिस्टेक्स कौन से इसमें है, ए और बी के अंदर। और डिसआर्म्ड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जैसे कि डिसआर्म्ड की अगर हम बात करें तो रेट्रोवायरस जो है डिसआर्म्ड वाला आप यूज करते हैं, उसके बीच में आप जीन ऑफ इंटरेस्ट या जो जीन आप डालना चाहते हैं होस्ट सेल के अंदर वो आप डालोगे, और फिर इससे आप उसको इन्फेक्ट करोगे। अगर आप नॉर्मल वेक्टर लेते हैं रेट्रोवायरस, तो होता ये है कि उसके अंदर जो वायरल जीन्स हैं, जैसे कि गैग जीन, प्रू जीन, पॉल जीन, ईएनवी जीन, ये क्या करते हैं, ये वायरस पार्टिकल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ऐसे कंडीशन में भी आप जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा रेट्रोवायरस डायरेक्टली यूज करोगे और इंजेक्ट करोगे होस्ट के अंदर, तो वो रेट्रोवायरस क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करवाएगा। तो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते रेट्रोवायरस को, ना ही एडेनो वायरस को। आपको पहले उसको डिसआर्म करना पड़ता है। डिसआर्म का इजी सा मीनिंग ये है
कि जो इन्फेक्शन कॉजिंग जीन्स है मैं उनको सबको निकाल दूंगा और सिर्फ मेरा अभी जो जीन आप डालना चाहते हैं वो जीन में डालूंगा, ठीक है। और हम इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं वायरस का क्योंकि इनके पास कुछ खास सीक्वेंसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं एलटीआर सीक्वेंस। ये एलटीआर सीक्वेंस जो है ये मल्टीप्लीकेशन, रैपिड मल्टीप्लीकेशन के लिए हेल्प करते हैं। सिर्फ इतना आपको समझना है। तो जितना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा उतनी अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये उतना ज्यादा बार इसकी कॉपीज देखने को मिलेगी आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट की सेल के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया अभी कि डिसआर्म्ड हम यूज क्यों करते हैं और डिसआर्म होता क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसमें डायरेक्ट आंसर है आपका ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूजिंग ह्यूमन। ये इसके अंदर भी दे रखा है आपका एनसीईआरटी के अंदर। ट्रांसजेनिक माइस हैव बीन प्रोड्यूस्ड फॉर द यूज इन टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस, ठीक है। और ये दिया भी है ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी के स्टेटमेंट्स कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए गए हैं लेकिन वो आंसर आपके नहीं है। बाकी के स्टेटमेंट्स भी आपको सही लग सकते हैं लेकिन ये ए वाला जो है एज इट इज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये वाला भी मैं आपको बोलूंगा कि ये वापस से आप क्वेश्चन देख के जाओ, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा तो आप वहां पे भटक सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ अ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, तो जैसे कि अगर हम मान के चले कि हमने इंसुलिन बनाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इन इकोलाई बैक्टीरिया, वो पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम ह्यूमन के अंदर बात करें तो एयूजी अगर एमआरएनए के अंदर होगा तो ये कोड करेगा मिथ्योनिन के लिए, और अगर ये सेम चीज प्रोकैरियोट के अंदर भी अगर हम देखें तो एयूजी स्टिल कोड्स फॉर मिथ्योनिन। इसका मतलब आपका जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल है। तो जो एमआरएनए ह्यूमन के अंदर होगा उसके रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और वही सेम टू सेम अमीनो एसिड भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होने के वजह से आप इकोलाई के अंदर अपना प्रोटीन बना सकते हो। अगर ये यूनिवर्सल नहीं होता और एयूजी से अगर मान के चलो कि प्रोलीन बनता या कोई और अमीनो एसिड बनता तो फिर आप इंसुलिन बना ही नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि जो पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड क्या होता है, इट इज नथिंग बट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स विच आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर जेनेटिक कोड यूनिवर्सल नहीं होता तो ह्यूमन के अंदर अलग अमीनो एसिड्स का आपका चेन बनता और बैक्टीरिया के अंदर अलग चेन बनता, तो वो तो सेम होता ही नहीं आपका हार्मोन। तो सेम तो इसलिए ना क्योंकि जेनेटिक कोड आपका क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से वापस से पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप स्टार मार्क मारो इसको। ये बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मिक्स्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। ए में दिया है कि द ह्यूमन क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल, ऐसा तो नहीं होगा। रेप्लिकेशन के लिए ह्यूमन के अंदर अलग एंजाइम्स होते हैं और बैक्टीरिया के अंदर अलग डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं आपका। अभी में दिया है द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल, जीन रेगुलेशन नहीं, ये अलग अलग होता है और अगेन ये जीन रेगुलेशन जो है आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है। तीसरे में दिया है बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शन, तो ये तो आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ा होगा कि जो आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है जैसे कि कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉली एडिनिलेशन, वो तो भाई यूकैरियोट के अंदर होता है। बैक्टीरिया के अंदर कब से होना स्टार्ट हो गई, तो बैक्टीरिया के अंदर ऐसा भी ये नहीं होता, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इन ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय, ये भी अगेन बहुत पहले पूछा गया क्वेश्चन है लेकिन हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बायोटेक्नोलॉजी, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है या जो फॉरेन डीएनए डाला है जिसे को हम ट्रांसजीन बोल रहे हैं वो एक्सप्रेस कर रहा है या नहीं टारगेट टिश्यू के अंदर। मान के चलो मैं अगर नॉर्मल कंडीशन लू, मान के चलो ये नॉर्मल कंडीशन है और आपने ये जीन डाल भी रखा है यहाँ पे, तो ये जीन से, ये प्रोमोटर से ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और फिर ये ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा, ठीक है, प्रोटीन बन गया, लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना बना, ठीक है, कब बना। लेकिन वही कंडीशन में
मैं अगर इस यहाँ पे इसके साथ रिपोर्टर जीन डाल दूं, तो जब जब मेरा ट्रांसक्रिप्शन चलेगा तब तब मुझे यहाँ से कुछ सिग्नल मिलेगा, और इससे मैं पता कर सकता हूँ कि मेरा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या, वो 30 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, या फिर मैं कोई इनिबिटर डाल दूं तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो होगा या नहीं होगा। तो मैं बहुत कुछ चीजें स्टडी कर सकता हूँ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्टर जीन, क्योंकि मुझे क्वांटिफाइबल सिग्नल मिल रहा है, मैं उसको डिटेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, कि कितने मिनट बाद हो रहा है, तो सब कुछ मैं स्टडी कर सकता हूँ यहाँ से। तो इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टर जीन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे राइट साइड में भी मैंने एक डायग्राम दिया है, इसमें दिया है कि द रेगुलेटरी सीक्वेंस टू बी स्टडीड, जैसे कि अ जीन प्रोमोटर, मान के चलो इसको आपको स्टडी करना है, तो इसके बाजू में मैं रिपोर्टर जीन भी रखूंगा, जैसे कि मेरा ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन या फिर कोई और एंजाइम की, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन हो तो मुझे विजुअल, मैं उसको विजुअली डिटेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, a reporter protein can be synthesized and its amount can be easily measured। तो मुझे वो देखना है कि कितना अमाउंट में आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो चलेगा। अगर मैं विदाउट रिपोर्टर जीन की बात करता तो मैं ये ट्रांसजीन का एक्सप्रेशन जो है उसको डिटरमाइन नहीं कर पाता, तो रिपोर्टर के जीन की वजह से मैं उसको डिटरमाइन कर पाता हूँ, तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा आपका रिपोर्टर। ठीक है, ओनली प्रोमोटर तो नहीं होगा, एनहेंसर नहीं होगा, ट्रांसजीन आपका नहीं होगा। तो रिपोर्टर का हमने ऑलरेडी इसका रोल डिस्कस कर लिया इसके अंदर। ठीक है, ये बहुत पहले पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है पूछा जाए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो बहुत ही इजी और लेमन टर्म्स में मैंने आपको समझाया। ठीक है, मैं अगर और एडवांस जाता हूँ तो ये आपके सर के ऊपर से जाती है। द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोस विच हैव, अभी इसमें देखो, इसमें दिया है फॉरेन आरएनए इन ऑल ऑफ इट सेल्स, फॉरेन डीएनए इन सम ऑफ इट सेल्स, फॉरेन डीएनए इन ऑल ऑफ इट सेल्स एंड बोथ ए एंड बी दिया है। तो इसमें होता यह है कि मान के चलो मुझे एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, या फिर कंसिडर करके चलो कि मुझे एक गोट बनानी है, और ये जो एग है इसके पास मान के चलो हाई मिल्क यील्डिंग जीन है, हाई मिल्क यील्ड वाला जीन है, और मुझे ऐसी गोट बनानी है कि जो ज्यादा दूध भी दे और उसके साथ वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो। तो मैं क्या करूंगा, डिजीज रेजिस्टेंस वाली जो जीन है ये स्पर्म के डीएनए के अंदर डाल दूंगा, और फिर मैं ये दोनों को अभी क्या करूंगा, फ्यूज कराऊंगा, फिर इससे जो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, अल्टीमेटली फिर यहाँ से आपका ब्लास्टुलेशन गैस्ट्रुलेशन चलेगा, फिर मेरा आपका पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। अभी इससे अंदर से मैं कोई भी एक सेल अगर आइसोलेट करता हूं, और ये सेल के अंदर ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होगा इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो सारे डीएनए के अंदर अपनी जो डिजीज रेजिस्टेंट वाली जीन है वो भी मुझे मिल जाएगी। तो वो यही पूछ रहे हैं कि जो आपने जीन डाली हुई है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। क्या वो सिर्फ कुछ सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब ब्रेन सेल में है, फिर इसके स्टमक के सेल में एब्सेंट है, ऐसा तो होगा नहीं ना। अगर आप ये दोनों को फ्यूज करके ही जाइगोट बना रहे हो और इससे अगर इंटर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये गोट में से आप कहीं से भी सेल निकालो ना, आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगा। सारे डीएनए के अंदर, सारे सेल्स के सारे डीएनए के अंदर ये जीन इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ठीक है, वही पूछा इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा, फॉरेन डीएनए इन ऑल ऑफ इट सेल्स, सॉरी ऑल ऑफ इट सेल्स, सारे जीन सेल्स के अंदर वो फॉरेन डीएनए जो है अपने, इस केस के अंदर जो फॉरेन डीएनए है वो है डिजीज रेजिस्टेंट वाला जो हमने डाला है, जिसको हम ट्रांसजीन भी बोलते हैं। 81th क्वेश्चन है, अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय अ फॉरेन कंपनी दो सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज रिलेटेड टू। तो ये किसके बारे में बात करें, बासमती के बारे में। ये ऑलरेडी आपको पैराग्राफ में दे भी रखा है कि 1997 में अमेरिकन कंपनी को पेटेंट राइट मिला है बासमती राइस के ऊपर टू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। इसकी वजह से उनके पास अभी वो आराम से इसको अभी सेल कर सकते हैं
न्यू वैरायटी ऑफ बासमती को सेल कर सकते हैं यूएस एज वेल एज एब्रॉड। हालांकि ये जो नया वैरायटी है बासमती का वो इंडियन फार्मर वैरायटी से ही डिराइव किया गया है, लेकिन उन्होंने क्रॉसिंग कर करके कुछ नया ही बनाया है, तो उसको इन्वेंशन के तौर पे, नॉवेल्टी के तौर पे उसको पेटेंट दिया गया, क्योंकि आप अगर कुछ नया करते हो तो आपको पेटेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि अपने इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन है, जैसे कि जो टर्मरिक और नीम से भी बनाए जाते हैं इसके एक्सट्रैक्ट से, तो ये अगर हम प्रोटेक्ट ना करें तो फिर हो सकता है कि बाहर वाले जो कंपनीज है या बाहर जो एब्रॉड में जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या करें, इनको पेटेंट कर दे और फिर आप उसको यूज भी नहीं कर पाओगे विदाउट देयर परमिशन। तो ये उसके बारे में इन्होंने दे रखा है आपको। ठीक है, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज। तो ये तो डायरेक्ट है, इसमें आंसर क्या है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो बाकी के लिए ये भटकाने की कोशिश की और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है आपको। Indian government has set up organizations such as a GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, which will make decisions regarding the validity of GM research and the safety of introducing genetically modified organisms for public services. Use of bioresources by multinational companies and organizations without authorization from the concerned country and its people is called। तो ये डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बायो पायरेसी। ठीक है, बायो डिग्रेडेशन तो नहीं होगा, बायो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो बिना किसी के परमिशन के आप अगर बायो रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो फिर वो आ जाएगा बायो पायरेसी के अंदर। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसके अंदर। विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट्स GM research and safety of introducing genetically modified organisms for public services। तो अगेन ये डायरेक्टली दे रखा है GEAC। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। बी में दिया है रिसर्च कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, नहीं होगा। बायोसेफ्टी कमिटी नहीं होगा और ICAR नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ई। तो ये कमिटीज के नाम भी आपको याद रखने हैं इसके अंदर, क्योंकि ये कमिटी इसलिए डिजाइन की है क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है ये हर एक जीन मैनिपुलेशन जो है ऐसा नहीं कि एडवांटेजेस होना चाहिए। मान के चलो कोई शैतान साइंटिस्ट है, वो अगर एक ऐसा एनिमल डिजाइन करना चाहता है कि जो बहुत डेंजरस हो, फिर उससे आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। उसी की वजह से वो एसेस करने के लिए कि क्या वाकई में जो आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए हैं, हालांकि वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो सेफ है या नहीं है। ठीक है, अब सबसे अच्छा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये भी है कि टीयरलेस ओनियन ये भी बनाया गया है। हालांकि ये मार्केट्स के अंदर देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है, लेकिन ये अपने भले के लिए है। ठीक है, क्योंकि जो सल्फर गैस जो होता है, जो ओनियन काटने के बाद आपके आंखों से जो आंसू निकलते हैं, तो वो ना निकले, इसलिए जो लोगों ने उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर मैं टीयरलेस ओनियन बनाऊं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये अभी भी मेरा जो रिसर्च है इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है और ये बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर भी रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ये नहीं है। ठीक है, आपको लाना पड़ेगा कहीं से जहां पे ये बेचते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स है, आप वो गूगल करके भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स आने वाले हैं। वन शॉट सीरीज भी चलेगी, NCERT लाइन बाय लाइन वन शॉट भी चलेगा इसके अंदर, 7-7 8-8 घंटे का लाइव। और अभी फिलहाल अपन नीट PYQ डिस्कस करें लास्ट 37 ईयर के, तो बहुत ही शानदार कंटेंट इसके अंदर आपको मिलेगा बायोलॉजी का। और जैसे कि आपको पता है कि मैं सिर्फ नीट का एजुकेटर नहीं हूं, मैं नेशनल लेवल बायोलॉजी PhD एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी बच्चों को ट्रेन करता हूँ ऑन माई डिफरेंट चैनल, जिसका नाम है फेस द टेस्ट लाइफ साइंस। तो बहुत ही अच्छा बायोलॉजी आपको समझेगा अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से इसके अंदर आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।